राजीव कपूर है ट्रस्ट लाइन से। साथ ही आगे पाम तेल पर बात करने के लिए हमारे साथ नकुल रस्तोगी साहब होंगे, ट्रेडिंग डायरेक्टर हैं पैसिफिक इंटरलिंक मलेशिया से जुड़ेंगे। और साथ ही दिग्गज ऑयल एक्सपर्ट दोराब मिस्त्री साहब भी होंगे, डायरेक्टर है गोदरेज इंटरनेशनल के लंदन से। आप सभी मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। चलिए सबसे पहले आज बात पाम तेल की ही कर लेते हैं, क्योंकि इंडोनेशिया ने एक्सपोर्ट लेवी जो लगती है वहाँ पे एक्सपोर्ट टैक्स, उस छूट की समय सीमा को बढ़ाकर अब 31 अक्टूबर कर दिया गया है। पाम तेल एक्सपोर्ट ड्यूटी में ये छूट 31 अक्टूबर तक अब जारी रहेगी। पाम तेल के स्टॉक को कम करने के लिए इंडोनेशिया का फैसला है। साथ ही इंडोनेशिया ने पहले इसकी मंजूरी दे दी थी कि जितना वो घरेलू सप्लाई करेंगे उससे 9 गुना तक एक्सपोर्ट वहाँ से हो सकता है। और ये भी बता दें कि इंडोनेशिया सबसे बड़ा एक तो उत्पादक भी है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है, और भारत सबसे ज़्यादा इंपोर्ट इंडोनेशिया से करती है, इसलिए भारत के लिहाज से एक अच्छी खबर है। चलिए इस खबर पर बात करने के लिए सबसे पहले दोराब मिस्त्री साहब के पास जाते हैं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि पाम तेल में आगे और गिरावट क्या यहाँ से और दिख सकती है? 4,200 के आसपास जो बाजार घूम रहा है, एक अच्छी तेजी हाल के दिनों में आई थी, यहाँ से कितनी गिरावट की उम्मीद आप कर रहे हैं? बिल्कुल, मैंने मेरा फोरकास्ट दिया है कि पाम तेल का वायदा थर्ड मंथ बीएमडी पर जो अब 4,000, 4,100, 4,200 तक सट्टे वाले ले गए हैं, ये बिल्कुल अनजस्टिफाइड है। दुनिया में आप देखिए रिसेशन आ रहा है, डिमांड में प्रॉब्लम है और सप्लाई बेहद ज्यादा है। तो इनका नतीजा ये होना चाहिए कि दाम कम से कम 15 या 20% और गिरने चाहिए। और पाम तेल का वायदा ये जो 4,000 पे अब सट्टे वाले ले गए हैं, वो 3,000 हो जाना चाहिए सितंबर महीने के अंत तक, यानी 3,000 रिंगिट तक भी भाव आ सकता है, ऐसा दोराब मिस्त्री साहब मानते हैं। नकुल रस्तोगी सर, आपको क्या लगता है? आपको भी लग रहा है कि इतनी गिरावट यहां से पाम तेल कीमतों में आएगी क्या सितंबर अंत तक? सबसे पहले तो दोराब जी को नमस्ते। बड़े दिनों बाद उनकी आवाज़ सुनने को मिली, उनके विचार सुनने को मिले। तो ये देखिए, थोड़ा सा पाम के बारे में अगर बोलें, सिर्फ पाम की बात अगर करें तो पाम में दोराब जी जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत सारा माल है। अभी जो इंडिकेशंस मिले हैं मलेशिया में भी, एमपीओए के मलेशियन पाम ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन का, उनका कहना है करीब 16% प्रोडक्शन अच्छा है 1 से 20 अगस्त में। तो नॉर्मली ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीने हमारे जो है हाई प्रोडक्शन महीने होते हैं। और पिछले पूरे साल में कोई कंप्लेंट का मौका नहीं दिया था वेदर ने या किसी ने भी। हाई प्राइसेस थी तो फर्टिलाइजर भी यूज हुआ, और बरसात भी खूब अच्छी हुई है, सनलाइट भी खूब अच्छी मिली है पौधों को। तो इसलिए अल्टीमेटली प्रोडक्शन तो अच्छा ही आना चाहिए। बारिंग ये जो लेबर शॉर्टेज का कहानी चलती रहती है वो तो चलती रहती है हमारे यहाँ, तो प्रोडक्शन बहुत अच्छा होने की उम्मीद है। इंडोनेशिया में भी जो हम लोगों को रिपोर्ट्स मिली है मुसीमास वगैरह से, उनके हिसाब से बहुत अच्छा प्रोडक्शन है। अब आता है सवाल कि प्राइसेस कहां तक जा सकती हैं और कहां पे इनका सपोर्ट आएगा। इसमें आ जाता है, बीच में घुस जाता है सोयाबीन ऑयल। सोयाबीन ऑयल की इतनी सारी कहानी चल रही है वहां पे यूएस में कि कुछ वो एंटी इन्फ्लेशन बिल कोई जो आया है, इनफैक्ट उसी के चक्कर में पहले सोयाबीन ऑयल बहुत बढ़ा था। तो उसमें वो बोल रहे हैं कि बायोडीजल का इस्तेमाल ज्यादा होगा, सोयाबीन ऑयल ज्यादा जाएगा बायोडीजल में। तो अगर वो कुछ भी इस तरीके का चेंज हुआ बायोडीजल में, क्योंकि बायोडीजल हमारे यहाँ भी इफेक्टिव हो जाएगा अभी, क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम ज्यादा हैं लेकिन पाम ऑयल के कम हैं, तो हो सकता है मलेशिया में भी ज्यादा मिलना चालू हो जाए। फिर यूक्रेन और रशिया का सनफ्लावर ऑयल का तो अभी भी थोड़ी तकलीफ ही है, ऐसा नहीं है कि वहां से बहुत फ्रीली तेल निकल सकता है। यूएस में वेदर के जो चक्कर चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा कहना कठिन है कि नीचे का स्तर कहां तक पहुंचेगा। चूंकि आज की बात चल रही है 4,300 है, 4,300 से अगर जैसा दोराब जी ने बताया 2 महीने में, करीब करीब 1 डेढ़ महीने में बाजार नीचे जाके 3,000 जा सकता है, संभव है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग थोड़े से स्केप्टिकल हैं। हाँ, 500-600 रिंगिट निकलना तो बराबर है, लेकिन बाकी उसमें सोयाबीन, सनफ्लावर, इन लोगों का भी क्या चलेगा, वो थोड़ा सपोर्ट देता है बाजार। ओके, अब दोराब सर, अब आपसे मेरा अगला सवाल होगा, क्या इस तरह की गिरावट सोयाबीन और सनफ्लावर में भी है, या वहां पर गिरावट इतनी ज्यादा नहीं आएगी, वहां पे मामूली गिरावट आएगी?
सोयाबीन में गिरावट कम रहेगी क्योंकि सोयाबीन तेल में बायोडीजल और रिन्यूएबल डीजल का डिमांड बहुत अच्छा है यूनाइटेड स्टेट्स में। लेकिन आपने एक बात देखी होगी कि पिछले 2 महीनों में बारिश ऑल ओवर द वर्ल्ड बेटर हो रही है। आप यूएसए में देखिए कि हर हफ्ते जहां जहां चाहिए वहां बारिश हो रही है। हिंदुस्तान में आप देखिए हमारे मॉनसून में एक बार मैं खुद अपने फोरकास्टर के अनुसार जो मैंने पढ़ा था वो बोलता था कि शायद हमारा मॉनसून परफेक्ट नहीं रहेगा, लेकिन अब तो लगता है कि मॉनसून बड़ा बम्पर रहेगा। तो दुनिया भर में ये पैटर्न है, सिर्फ यूरोप में थोड़ा प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है। सो ये बारिश के मौसम की इंप्रूवमेंट से पूरी दुनिया में सोयाबीन, कॉर्न, सारे के सारे प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है और इसलिए सोयाबीन तेल और सन तेल ये भी नीचे गिरेंगे। आप देखिए सन ऑयल की भी कतार शुरू हो गई वेसलों की यूक्रेन और रशिया से। तो ये सारे दाम गिरने वाले हैं। ये बहुत तेजी आई थी बाजार में, 2 साल की तेजी टूट गई, तो ये भाव गिरने वाले हैं, गिरते रहेंगे। और मैं सोचता हूं कि कंज्यूमर के लिए आगे चलते 6 महीने 12 महीने के लिए बड़ी रिलीफ मिलेगी कंज्यूमर को, और सरकार को सतर्क रहना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि टीआरक्यू में थोड़ा सुधारा करना पड़ेगा, क्योंकि ये ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अगर लगता रहे तो हमारे सोयाबीन फार्मर मर जाएंगे यहाँ। यानी टैरिफ रेट कोटा में सुधार करना पड़ेगा, ताकि या तो दाम बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे तो घरेलू बाजार में किसानों के लिए दिक्कत हो सकती है। दोराब सर, अब आपसे एक सवाल ये भी होगा, आपने कहा कि यूक्रेन से भी स्थिति अब धीरे धीरे सप्लाई की सुधर रही है, हालांकि नकुल सर ये भी कह रहे हैं कि अभी सामान्य होने में वक्त लगेगा। आपको क्या लगता है कितना वक्त लग सकता है सामान्य होने में रूस यूक्रेन की स्थिति? भाई वहां लड़ाई चल रही है, सो नॉर्मल तो नहीं उतना जल्दी हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि क्रिसमस यानी 25 दिसंबर तक ये लड़ाई का कुछ न कुछ तरीके से सुझाव हो जाएगा, क्योंकि रशियन ट्रूप्स अब ऑलमोस्ट 1 साल से लड़ाई में लगे हुए हैं। आप जानते हैं फरवरी महीने से लड़ाई शुरू हुई, तो ये ट्रूप्स को पुतिन साहब को घर भेजना पड़ेगा क्रिसमस के लिए, क्रिसमस की छुट्टियों के लिए। अगर वो नहीं उनको घर भेजेंगे तो वो अपने आप घर चले जाएंगे। तो ये रूस के लिए ये बड़ा प्रॉब्लम है, और मेरा मानना है, मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है कि क्रिसमस तक वहां सीज फायर और कोई सुझावट हो जाए। अगर सुझावट हो गई तो फिर तो सन ऑयल के भाव, कॉर्न के भाव, सनफ्लावर सीड के भाव सब नीचे आने वाले हैं। यानी वो स्थिति सुधरने का वेट करना पड़ेगा मार्केट में, और दिसंबर तक उम्मीद की जा रही है कि क्रिसमस की छुट्टियों तक ये स्थिति भी सामान्य हो जाएगी। नकुल सर, आपसे मेरा सवाल हो गया, सोयाबीन को लेकर आपका आउटलुक क्या है? किस तरह के प्रोडक्शन के नंबर आप लोगों का एस्टिमेट्स है, और किस तरह से प्राइस किस तरफ का रह सकता है? क्या आउटलुक है प्राइस को लेकर भी? देखिए सोयाबीन में अभी मैं पिछले दिनों में भोपाल में था, तो इतना ज्यादा पानी है। दुराब जी ने सही बोला है, मानसून फिर से अच्छा हो गया है इंडिया में, लेकिन वो जितना ज्यादा पानी था उसमें अभी रिपोर्ट्स आनी पड़ेंगी कि उसने हमें सही में फायदा किया है, या कुछ कुछ एरियाज में इतना ज्यादा हो गया कि फसल बह गई, वो देखना पड़ेगा। दूसरी चीज, जो अभी जो खबरें बहुत सारी, जितनी ज्यादा आप रिपोर्ट्स पढ़ो यूएस की सारी यही आ रही हैं, और चाइना की भी पढ़ो तो आ रही है कि ड्राउट इमरजेंसी उन्होंने डिक्लेयर करी है। मतलब चाइना में बहुत बुरी हालत है, पानी नहीं है, इसलिए वो पावर नहीं बना पा रहे, इसलिए फैक्ट्रीज बंद पड़ी हैं, लोगों को पावर शटडाउन करने को बोला गया है, घरों में एयर कंडीशनिंग का पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया गया है, उतना ही चलाओ। तो अगर वहां पे सही में इतनी तकलीफ रही जैसे यूरोप में है, और वहां पे उनका सोयाबीन प्रोडक्शन या कोई भी ऑयल सीड या अदर कमोडिटीज प्रोडक्शन अफेक्ट हुए, तो उनकी भी डिमांड चलेगी। अब यूएस की सोयाबीन की हालत, बात यह है कि उसमें तो दोनों तरीके की खबरें आती हैं, पानी बरसने की भी जब बाजार बढ़ जाता है उसके बाद पानी बरसने की आ जाती हैं, लेकिन 17% तेल है और मील का बहुत अच्छी डिमांड चल रही है पूरे वर्ल्ड में, तो हो सकता है उनके यहाँ चलता रहे माल, क्योंकि उनको तो ऑयल के लिए नहीं क्रश करना है, मील के लिए क्रश करना है। और अभी जो वैल्यूज चल रही है वहां पे, क्रशिंग वैल्यूज, ऐसा मार्जिन लोगों ने बहुत दिनों बाद देखा है। तो अभी तो पूरे फुल ब्लास्ट वहां पे क्रशिंग चलेगी, और जब क्रशिंग चलेगी तो सोयाबीन तेल भी बनना चालू होगा, बनेगा, वो तेल बाजार में आएगा। तो बोला कि तेल की काफी वहां से
आवक रहने की संभावना है। लेकिन सोयाबीन ऑयल भी निकलेगा, मेरे ख्याल में तो सारे तेल निकलेंगे, लेकिन किस एक्सटेंट तक निकलेंगे वो पिन पॉइंट करना डिफिकल्ट। कुल सर, अब आखिरी सवाल आपसे होगा कि इंडोनेशिया की जो ये ओवर सप्लाई की स्थिति वहां पर चल रही है, ये कब तक रहेगा वहां पर, और कब तक ये एक्सपोर्ट इस लेवल पे करते रहेंगे? इंडोनेशिया तो बहुत अच्छे एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं। मतलब हम ही लोग सारी वेसल्स अपनी वहीं से लगा रहे हैं। इनफैक्ट हालत यह है कि मलेशिया का माल ज्यादा है, हमारी अपनी वेसल्स के लिए हम पे एक्स्ट्रा माल है मलेशिया में। अब वहां पे सिर्फ जो असमंजस की स्थिति उन्होंने बनाई हुई है वो बची अब एक्सपोर्ट टैक्स के बारे में अगले 2 महीने के लिए। सितंबर अक्टूबर का उन्होंने लेवी तो बोली थी कि खत्म हो गई, तो वो तो एक झगड़ा खत्म हो गया कि $200, $80, $90 क्या करेंगे। अब बचा एक्सपोर्ट टैक्स। अभी भी आज बाजार हमारा एकदम से 100 नीचे जाके जो वापस आया है, उसमें एक छोटा फैक्टर ये भी था कि अभी जो हम लोगों की कैलकुलेशन या ब्रोकर्स की कैलकुलेशन चल रही है उस हिसाब से अभी एक्सपोर्ट टैक्स $50 बढ़ेगा अगले महीने के लिए। सितंबर 1 से 15 का जो एक्सपोर्ट होगा उसमें $50 बढ़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली वहां पे चाहे लेवी का कुछ हो या ड्यूटी का हो या किसी का भी, वो इम्पैक्ट सीधे सीधे फ्रूट बंचेस पे जाता है, क्रूड ऑयल पे जाता है, जो क्रूड पाम ऑयल पे। तो वो तो उनके दाम जब नीचे घटेंगे तो फिर से मार्जिन वापस आ जाएंगे। उनकी तरफ से भरपूर एक्सपोर्ट चलते रहेंगे अभी। और मलेशिया में धीरे धीरे, अभी तो नहीं क्योंकि इमीडिएट इंपैक्ट नहीं आया था, लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे मलेशिया में 2 चीजें होंगी। एक तो बहुत सारा इंपोर्टेड तेल आएगा। अभी हमारे टैंक्स में जगह नहीं मलेशिया में कहीं पे भी, इतना इंडोनेशियन इंपोर्टेड तेल आया है जो उन्होंने पहले शिप कर दिया, इसके पहले की ड्यूटी बढ़ती वहां पे। दूसरा, इंडोनेशिया का अपना तेल जो वहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो भी चलेगा। मलेशिया में अभी तक जो एक्सपोर्ट्स हो रहे थे उसके बाद अब हैवी स्लो डाउन चालू हो जाएगा मलेशिया के एक्सपोर्ट्स का। और हो सकता है इसीलिए दोराब जी ने कहा कि बीएमडी नीचे जा सकता है, क्योंकि बीएमडी मलेशियन लोकल चीज है। तो अगर यहाँ पे प्रोड्यूसर्स को प्राइस नहीं मिलेगी या वो ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो उनके पास एक ही जरिया है बीएमडी बेचने का। तो हो सकता है वैसी पोजीशन बन जाए, क्योंकि इंडोनेशिया वाले तो बहुत अच्छा एक्सपोर्ट करेंगे सब तरफ से। ओके सर, शुक्रिया सर। नकुल सर आपका, दोराब सर आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और पूरा समझाया कि मार्केट की स्थिति क्या रहेगी, प्राइस के लिहाज से, डिमांड सप्लाई के लिहाज से, और इंटरनेशनल हालात आगे कैसे रह सकते हैं, सभी मुद्दों पर बात की। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे तीनों एक्सपर्ट काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, सवाल जवाब ही शुरुआत कर लेते हैं। हीरालाल राजसमंद से हमारे साथ हैं पहले कॉलर। नेचुरल गैस इन्होंने शॉर्ट किया है 760 रुपए पर। अनुज जी, क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए नेचुरल गैस में? 760 पर शॉर्ट कर रखा है इन्होंने। देखिए, मुझे लगता है कि इनको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि प्राइसेस अभी नीचे हैं और ये प्रॉफिट में हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखें तो जिस तरीके से सप्लाई डिस्ट्रप्शन है वो यहाँ पर इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो एक बार हमारी सलाह है कि प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगेन भाव 760 770 के आसपास मिले तो वहाँ पे अगेन शॉर्ट कर सकते हैं, मगर करंट रेट पे हमें लगता है कि इनको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगले दर्शक है राजेश हैं, चांदी पर जाना चाह रहे हैं कि चांदी 57,000 तक कब तक होगी? बिटकॉइन कब, आपको क्या लग रहा है 57,000 कब तक हो सकती है चांदी? देखिए, फिलहाल के लिए 57,000 जाने का भी फिलहाल मार्केट नहीं लग रहा है। अभी देखिए थोड़ा सा मार्केट में बेरिश मोमेंटम में है, और ये अगर 54,000 होल्ड करता है गोइंग फॉरवर्ड, अगर ये 55,600 के ऊपर ट्रेड करता है तो थोड़ा तेजी आ सकता है। फिलहाल के लिए मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। देखिए नीचे 54,000 ना ब्रेक करें तब शायद स्टेबिलिटी आने के बाद गोइंग फॉरवर्ड जबरदस्त। ओके, अगले दर्शक है सुगी श्री हैं शामली से। जिंक इन्होंने लॉन्ग कर रखा है 316 रुपए 50 पैसे पर। अब जानना चाह रही हैं कि क्या करना चाहिए, क्या सलाह देंगे राजीव जी इनको? विष्णु जी, देखिए बहुत ही दायरे में ट्रेड कर रहा है जिंक। 340 से इसमें गिरावट आनी शुरू हुई है। पिछले 4 दिन से बाजार जो है 310-11 का निचला स्तर है और 17 साढ़े 17 का ऊपर का स्तर है, और आई थिंक ये ऊपर के स्तर के आसपास इनकी बाइंग है। तो सबसे पहले तो ये 11:30 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर ले, और अगर मार्केट 315 के ऊपर चलता है तो एक बार इनको इनके प्राइस मिलने के चांसेस हैं 16.5-17 के, तो वहां पर एक बार अपना प्रॉफिट जरूर बुक कर ले, बिकॉज 16.5-17 जो है एक थोड़ा अपर रेंज लग रहा है अभी जिंक में। ओके, अगले दर्शक है निशांत है मेरठ से। चांदी मौजूदा स्तरों पर खरीदे या नहीं? अनुज जी क्या सलाह देंगे निशांत को?
देखिए मुझे लगता है कि करंट रेट थोड़े से अट्रैक्टिव लग रहे हैं खरीदारी करने के लिए। हालांकि ये एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 54,400 का, जो कि काफ़ी अहम सपोर्ट रहेगा। मुझे लगता है कि अगर इनको ट्रेड लेना है तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ऊपर में हमें लगता है कि 55,500 से लेकर 55,800 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में $19 को मार्केट सपोर्ट कर रहा है। हमें लगता है कि यहाँ से एक रिकवरी आ सकती है, एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, जो कि $19.20 तक आ सकती है। डॉलर में जो वीकनेस देखने को मिली है उससे काफ़ी हद तक सिल्वर को यहाँ सपोर्ट मिल सकता है। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिए हमें लगता है कि सिल्वर में खरीदारी का ट्रेड बना के चलाया जा सकता है। दर्शक है पवन है हिसार से, ग्वार सीड इनके पास फिजिकल में खरीदा हुआ है, 6,000 के भाव की कॉस्टिंग है इनके पास। अब जानना चाह रहे हैं कि ये भाव के लिए कब तक इंतजार करें। राजीव जी, कब तक लग रहा है ग्वार सीड 6,000 तक आएगा? कब तक आएगा ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आएगा नहीं आएगा ये तो बताना मुश्किल है। फिलहाल डाउन साइड में एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है अराउंड 4400-4500 के आसपास। तो मुझे लगता है कि जो गिरावट है वहां पर थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, और आई थिंक पवन जी को थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। जिस तरह के फंडामेंटल रिपोर्ट्स हैं वो थोड़े बुलिश नहीं है, थोड़े बेयरिश ही हैं, जिसके कारण ही मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। अभी मार्केट को थोड़ा टाइम लगेगा रिकवर होने में गुआर की। ओके, चलिए अब अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अनुज गुप्ता हैं झांसी से, गोल्ड में क्या करना चाहिए जानना चाह रहे हैं। बिटपन क्या सलाह देंगे गोल्ड में अनुज जी को? गोल्ड में थोड़ा रेंजिंग मार्केट है, आज थोड़ा रेंज में ही रहेगा। 51,360 के आसपास है। अगर रेंज मार्केट में चेक करना है तो 51,350 के आसपास बाय कर सकते हैं, और 51,450 या 500 का टारगेट लेके 51,000 के नीचे स्टॉप होगा। तो यही अभी रेंज मार्केट में ट्रेड लग रहा है। अगले दर्शक है रुपेश हैं बिहार से, नेचुरल गैस का सितंबर कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने 783 पर खरीदा है। अब जानना चाह रहे क्या करें। राजीव जी क्या सलाह देंगे इनको, रुपेश जी को? नेचुरल गैस सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है 783। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट जी जी, सितंबर क्या भाव पे खरीदा है? कुछ भाव मालूम चल सकता है विष्णुमोहन जी? हेलो सर 783 पे है, 783 रुपए में खरीदा हुआ इन्होंने जी। एक 720 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चले हैं। कल इसमें बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल भी बना है। मतलब ये कि उसने पिछले 2 दिन का एक जो गेन था उसको खत्म किया है, मतलब रेड कैंडल बना है। और 720 के नीचे का स्टॉप लॉस जरूर लगा के चले, और कोई पुल बैक आता है अगर अराउंड 770-775 तक का, तो उसमें एक बार थोड़े लॉस के साथ निकल जाएंगे। ओके, अगले दर्शक हैं हमारे साथ, जीके हैं अहमदाबाद से। ये नेचुरल गैस के ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में जानना चाह रहे हैं। अनुज जी क्या सलाह देंगे ऑप्शंस के बारे में? नेचुरल गैस के ऑप्शन ट्रेडिंग को समझना चाह रहे हैं। देखिए नेचुरल गैस की ऑप्शंस में देखिए डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेड किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हमने वॉलेटिलिटी फ्यूचर्स मार्केट में देखी है, ऑप्शंस के अंदर भी अच्छी खासी वॉलेटिलिटी यहाँ देखने को मिली है। अगर हम प्राइस वाइज देखें तो अभी जो नेचुरल गैस का प्राइस है, अगर हम सितंबर कॉन्ट्रैक्ट को देखें, क्योंकि अगस्त कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सपायरी की तरफ है, तो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट को हमें लगता है कि इनको चूज करना चाहिए। हमारा मानना है कि जो अभी सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 743 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ पर जो आपको ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ट्रेंड इसका थोड़ा सा पॉजिटिव है, तो आप करीबन 760 की कॉल ऑप्शन को खरीदारी का ट्रेड में ले सकते हैं। ओके, और 1250 का लॉट है, तो जो भी नेचुरल गैस आपके जो प्रीमियम के भाव में जो भी बदलाव होगा उस हिसाब से आपको हर 1 रुपए के ऊपर या नीचे में आपको 1250 रुपए का नफा या नुकसान होगा उसके ऑप्शंस में भी, ये ध्यान में रखिएगा। अलग अलग स्ट्राइक के आपको प्रीमियम दिखेंगे, उस आधार पे करें। जो भी स्ट्राइक है 5-5 रुपए के इंटरवल पे आपको स्ट्राइक प्राइस दिखेंगे नेचुरल गैस के। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक और दर्शक हैं महावीर हैं हिसार से, ये भी नेचुरल गैस पे ही सवाल पूछ रहे हैं। महावीर जी को क्या सलाह देंगे, नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए बिटूपन? नेचुरल गैस का आज एक्सपायरी है, और आज एक्सपायरी के हिसाब से मार्केट में तेजी है, लेकिन 760-65 का जो रेंज है मुझे नहीं लग रहा कि आज उतने तेज जाएगा। और अगर वहां पे थोड़ा पुल बैक मिलता है 755-60 के आसपास, तो जो अभी 760 का जो कॉल है वो अभी 4-5 रुपए के आसपास चल रहा है, तो वो अगर 10-11 रुपए के आसपास मिलता है उसको शॉर्ट कर सकते हैं, जो कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं वहां पे। आज एक्सपायरी है 14 या 15 रुपीज के, 15 के आसपास स्टॉप लगा के, और वो देख सकते हैं टारगेट 1 रुपए। तो मुझे लग रहा है कि इसका जो प्रीमियम दिखे है उसका आज आप बेनिफिट मिल सकता है, थोड़ा फुल बैक में कॉल राइटिंग कर सकते हैं। ओके, अगले दर्शक कृष्ण हैं दिल्ली से, कॉपर में क्या करना चाहिए? राजीव जी क्या करें कॉपर में?
विश्व मोहन जी, कॉपर में थोड़ा सा अभी दबाव है, मुझे लगता है दबाव थोड़ा और नीचे ला सकता है मार्केट को। हालांकि अगर मैं आवरली चार्ट पे और डेली चार्ट पे भी देखूं तो थोड़ा सा एक अपवर्ड चैनल इसने बनाना शुरू किया है और उसका सपोर्ट अराउंड 666 667 के आसपास है। तो खरीदारी के लिए मेरे ख्याल से 668 669 के आसपास का वेट करना चाहिए और स्टॉप लॉस रखना चाहिए 666 के नीचे का। और मैं समझता हूँ मार्केट 674 675 तक दिखा सकता है और 674 के ऊपर सस्टेन करता है देन 679 तक के रेट भी दिखा सकता है। ओके, अगले दर्शक है इसके बंसल हैं ग्वालियर से। आज जिंक में क्या करें? अनु जी, क्या करना चाहिए जिंक में इनको, बंसल जी को? देखिए, जिंक के अंदर और बेस मेटल में हमने एक हायर लेवल पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी है। कहीं ना कहीं देखें तो बेस मेटल में हमें लगता है कि थोड़ा सा एक सेंटीमेंट थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव हो सकता है। हालांकि अगस्त एक्सपायरी जो है वो यहाँ पर है, मगर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। तो हमें लगता है कि अगर इनको करंट रेट पर ट्रेड करना है तो करीबन अभी 312.85 का रेट चल रहा है। 313 314 के बीच में बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। 316 का स्टॉप लॉस है, टारगेट नीचे 311 तक देखने को मिल सकता है। और अगर भाव नीचे 310 311 के आसपास मिलते हैं तो वहां पे खरीदारी का ट्रेड भी बना के चल सकते हैं। ऊपर में अगेन 315 316 के लेवल देखने को मिलेंगे। ओवरऑल अगर इनको रेंज वॉच करनी है तो नीचे में करीबन 310 को एक सपोर्ट के तौर पर देखें और 317 को एक रेजिस्टेंस के तौर पर देखें। इस रेंज में हमें लगता है कि जिंक का प्राइस मूव कर सकता है और आइदर साइड अगर कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है तो वहां पर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ओके, अगले दर्शक है मयंक गुप्ता हैं यूपी से। कॉपर और एल्युमिनियम में क्या ट्रेड करना चाहिए? बिटुपन, क्या लग रहा है कॉपर और एल्युमिनियम में क्या सलाह देंगे मयंक को? कॉपर का जो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है वही जो रात्रि ने बताया था वही रेंज में ही मान के चल रहा हूँ। 668 के आसपास इंट्राडे के लिए ही देख सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए मार्केट रेंजिंग है तो 668 के आसपास लॉन्ग ले सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 665 के नीचे। 670 से 674 का आपका टारगेट रहेगा। और मार्केट में अभी रेंज बाउंड जैसा मार्केट। एल्युमिनियम के सितंबर में क्या करना चाहिए बिटुपन? एल्यूमिनियम मुझे लग रहा है थोड़ा सा रेंज ही रहेगा थोड़ा, लेकिन एल्यूमिनियम में मुझे थोड़ा सेलिंग लग रहा है। थोड़ा 213 214 के आसपास सेल बन सकता है। 211 तक टारगेट करेंगे। ओके, यानी 211 के टारगेट के लिए यहाँ पे सेल कर सकते हैं और कॉपर को खरीद सकते हैं। अगले दर्शक है सौमित है आसनसोल से। गोल्ड में कितनी तेजी की उम्मीद है राजीव जी? गोल्ड भी थोड़ा सा रेंज बाउंड ही दिख रहा है मुझे, बहुत ही लिमिटेड मूव दिख रहा है। नीचे में मुझे लगता है कि 51,300 एक थोड़ा सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है और ऊपर में 51,500 51,600 एक रेसिस्टेंस दिखता है। मार्केट थोड़ा सा माइल्ड जो मूवमेंट है वो गिरावट की तरफ है, मतलब साइडवेज टू डाउनवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है। बट ऐसा लगता है कि 51,000 अभी तक एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह होल्ड कर रहा है। तो मार्केट में जब तक 51,000 का लेवल ब्रेक नहीं होता और उसके नीचे मार्केट नहीं क्लोज होता, आई थिंक निचले स्तरों पे थोड़ा सा सेलिंग से बचना चाहिए और थोड़ा सा बाय ऑन सपोर्ट का एक जो स्ट्रैटेजी है उसे अडॉप्ट किया जा सकता है और 51,600 के लिए ट्रेड कर सकते हैं और 51,600 के ऊपर सस्टेन अगर करता है देन वी कैन एक्सपेक्ट 51,850 51,900। अनु जी, बहुत कम टाइम है, बताइएगा क्या 55,000 के पास चांदी खरीदना चाहिए एक साल के लिए? देखिए, एक साल के लिए तो नहीं, बट शॉर्ट टर्म में यहाँ पर एक्यूमुलेशन जरूर किया जा सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छा सपोर्ट है और जिस तरीके से हम लोअर लेवल पे एक्यूमुलेशन देख रहे हैं, आगे फेस्टिवल सीजन भी है तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं और यहाँ पर एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अनु जी आपका, बिटुपन आपका, राजीव जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और फटाफट दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए स्वदेश विशेष। नमस्कार।